फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ध्यानम अकेडमी। आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से उसमें रेट्स होती हैं और कौन कौन से उसके जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं वो होते हैं और उनके ज़रिए हम कैसे इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी में ही हमने बात की थी एक मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने इसमें पढ़ा था कि इनके क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, लेकिन कुछ मायने में क्या होती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल हो जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आपने देखा कि अभी हमने कैसे जो पढ़ रखा था, रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन और पॉलिसी जो रेट थी हमारी, उनको कंट्रोल करके हम महंगाई में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ला सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, और कैसे कैसे मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी से हम जो क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर जब ये देखा गया कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए या किसको कैसे यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हमारी एक उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई। उर्जित पटेल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और उर्जित पटेल कमेटी जो थी उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हुए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बैंक होती है हमारी, बैंक के पास जो उनके जो सारे का सारा मनी है वो कहाँ से आती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई से लेता है वो उधार, ठीक है, रेपो रेट पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में वो मैक्सिमम मनी आरबीआई से लेता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो मनी होती है वो डिपॉजिटर्स की होती है, जो कि उनके बैंक अकाउंट में जमा होती है, बैंक उसको यूज करती है। तो इसके ज़रिए देखिए हमारी क्या क्या लिमिटेशंस हो जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सपोज दैट अगर यहाँ से हमारे अगर ये बैंक है और बैंक जो है वो सारा का सारा पैसा कहाँ से लेता, अगर सपोज दैट आरबीआई से लेता, अगर हमारी मार्केट में क्या हो जाती, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती, तो ये रेपो रेट को क्या करते, इंक्रीज कर देते। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पैसा है वो किसका है, डिपॉजिटर्स का है। तो डिपॉजिटर्स अपना पैसा टाइम लायबिलिटीज़ और डिमांड लायबिलिटीज़ में क्या करते हैं, बैंक में जमा करके रखते हैं। तो इसके थ्रू हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जब इतनी सारी लिमिटेशंस होती हैं कि अगर आरबीआई से डायरेक्ट रुपए लिए जाएं तो आरबीआई रेपो रेट को कम करके या ज़्यादा करके क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जैसे जो आम जनता है उनका पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं, कभी पैसे जमा फिक्स टाइम के लिए कर रहे हैं, कभी डिमांड लायबिलिटीज़ के लिए कर रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो बैंक होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ठीक है, कि वो रेपो रेट अपनी डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको इंक्रीज, जैसे अगर सपोज डेट यहाँ पे वो रेपो रेट को इंक्रीज कर दे तो उसका तुरंत असर जो होगा वो मार्केट में नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा इन लोगों का बैंक में क्या है, जमा है, फिक्स है। तो आरबीआई के रेपो रेट को कंट्रोल करने से तुरंत या कह सकते हैं मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ पे इन्फ्लेशन में कंट्रोल नहीं होगा। इसकी जो मतलब क्या क्या इसके जो ड्रॉबैक है वो हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्या क्या ड्रॉबैक है। फर्स्ट हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी की क्या क्या है लिमिटेशन है डेवलपिंग कंट्री में। हमने देखा कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं, यूएसए वगैरह जो कंट्री होती हैं, उसमें जो मैक्सिमम लोग अपना पैसा क्या करते हैं, मार्केट में अलग अलग जगह पे फिक्स करते हैं। सपोज म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इन सब में फिक्स करके रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि सारा का सारा पैसा कहाँ पे जमा करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होती है वहाँ पे जो आम जनता होती है अपना सारा का सारा पैसा वहाँ पर जमा करती है। इनके पास जो हमारी आम जनता होती है या पब्लिक होती है, उनके पास जो इन्वेस्टमेंट करने का कोई दूसरा मतलब अदर ऑप्शंस नहीं होता है। तो जब ये अपना पैसा जमा करके रखती हैं तो अब सपोज डेट आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है या घटा रही है, तो उससे क्या मतलब क्या ही फ़र्क पड़ने वाला, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो पैसा तो ऑलरेडी जमा है बैंकों में लोगों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अब अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में हम बात करते हैं स्टॉक की। देखो ये क्या होती है कि हाई इंटरेस्ट पे जो हमारी जनता होती है, पब्लिक होती है, मोस्टली जो गरीब होते हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं होता है, ये क्या करती हैं, उनको रुपए देती हैं हाई इंटरेस्ट पे। सपोज दैट 35%, 30% इस रेट पे देते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल
एक्सक्लूज़न है, मतलब कि लोगों जो जैसे कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो गरीब हैं, उनके या तो बैंक अकाउंट नहीं है या फिर उनको ज़्यादा बैंक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो श्रॉफ होते हैं उनसे हाई इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं। तो जब ये इसकी वजह से मार्केट में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये सारी आपने लिमिटेशंस देखी। थर्ड आपका होता है मानसून अनसर्टेनिटी, मतलब सपोज साइक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो मतलब सप्लाई साथ कंस्ट्रेन, अगर ये सब हो जाता है कंट्री में तो भी इस टाइप के इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अगर देखा जाए वर्ल्ड में कहीं पे वॉर हो जाए, लाइक जैसे अभी यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, गोल्ड महंगा हो जाए, और ये हमारी पब्लिक क्या कर दे, यहाँ पे हमारी फिजल डेपोजिट हो जाए, पब्लिक बोरिंग कर ले, सब्सिडी लीकेज। देखिए सब्सिडी लीकेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने सपोज डेट क्या किया कि मनरेगा के थ्रू सबको क्या किया, पैसे इन्वेस्ट किए, वो पैसे जो ग्राम प्रधान हैं या फिर जो तहसीलदार है, उन्होंने जो आम जनता है, जो लेबर है, उनको ना देके खुद ही सारा का सारा पैसा अपने पास रख लिया, ठीक है, ब्लैक मनी। तो इन सब के सर्कुलेशन से क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। इन सब के जो होते हैं, इन सबको आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल नहीं कर पाती मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। तो इसी सब को क्या करने के लिए, वीड आउट करने के लिए, हटाने के लिए कि ये जो सारी लिमिटेशंस आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, हमने क्या किया, उर्जित पटेल कमेटी का क्या किया, गठन किया। अब हम बात करते हैं उर्जित पटेल कमेटी की। देखिए उर्जित पटेल कमेटी को क्या कहा जाता है, एक्सपर्ट कमेटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथ द मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारी पहले से ही बनी हुई थी, बाद में इसको जो एक्सपर्ट थे कमेटी के, उन्होंने इसको क्या किया, रिवाइज किया और इसको मजबूत किया कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान डाले जिससे कि हम किसी भी तरीके से देश में महंगाई को जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकें। तो और उर्जित पटेल कमेटी हमारी बनाई कब गई, उर्जित पटेल कमेटी हमारी 2013 में बनाई गई, और 2 जनवरी 2014 में किसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, सबसे पहले इन्होंने एक टारगेट फिक्स कर दिया, एक लिमिटेशन बना दी कि हमारा जो आरबीआई इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2 से 6 के बीच में रहेगा, यानी हम बोल सकते हैं ±2%। या तो आप क्या कर, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4 मिनिमम आपकी इन्फ्लेशन कितनी हो सकती है 2, और मैक्सिमम आपकी कितनी हो सकती है 6%, मतलब आपकी 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन को वेरी करना चाहिए, ना तो आपके इससे कम होना चाहिए। अगर आपके इन्फ्लेशन से कम हुई तो वो डिफ्लेशन आ जाएगा, और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उर्जित पटेल ने रिकमेंडेशन दिया कि गवर्नमेंट को आरबीआई की हेल्प करनी चाहिए और आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट आरबीआई को जिम्मेदारी के साथ क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो उसको उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पहले जो हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती थी वो किस आधार पर होती थी, और अभी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, पहले अभी तक जो होता था वो हम इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करते थे WPI पे करते थे, होल प्राइस इंडेक्स पर। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 60% जो हमारी सपोज डेट जो भी हमारी इनकम है सब कुछ है वो किससे आती है, हमारी सर्विस सेक्टर से आती है। और पहले जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते तो मल्टी टारगेट की बात करते थे, जिसमें हम बात करते थे हम क्या करेंगे कि रिड्यूस इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करेंगे, जीडीपी ग्रोथ पे करेंगे और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल टारगेट लेके चलती थी पहले मॉनेटरी पॉलिसी। उर्जित पटेल जो कमेटी है उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, उन्होंने कहा कि होल प्राइस इंडेक्स को ना छोड़ के हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। अब देखिए इसमें आपके इंडस्ट्रीज़ जो आ जाती हैं, लेबर आ जाती है, इंडेक्स, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सब का जायज़ा लेके क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, और इसमें हमने पूरी इंडिया को कवर किया, ऑल इंडिया, चाहे वो अर्बन हो या चाहे वो रूरल हो। मिनिमम इन्फ्लेशन हमारी कितनी होती है 2%, मैक्सिमम इन्फ्लेशन हमारी 6%, और जो हमारा वेरी करना चाहिए वो कैसे, ±4%, या तो आपकी मिनिमम इन्फ्लेशन 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 6 होनी चाहिए। इसी टाइप के जैसे सिस्टम है वो हमारे मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इसराइल यहाँ पर बनाए गए हैं।
अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने इसके पहले लेक्चर में ये पढ़ रखा था कि जो रेपो रेट है, ठीक है, जो रेपो रेट है, रेपो रेट के थ्रू ही मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती थी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अगर रेपो रेट से मैं -1 कर दें तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, अगर +1 कर दें तो वो MSF हो जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो जाता है। अब देखिए जो पॉलिसी रेट होती है वो LAF रेपो रेट के इक्वल होती है। अब ये इन्होंने बोला कि RBI ने कि जो ये डिसीजन है वो कोई एक व्यक्ति नहीं लेगा, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी ने बोला। इसके लिए क्या करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जानी चाहिए। कोई एक व्यक्ति रेपो रेट को डिसाइड नहीं कर सकता उससे कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी या फिर इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी। तो इसके लिए हमने एक मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया। हम आगे देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हुआ। एक चीज़ और जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हमेशा जो रेपो रेट होता है, रेपो क्या होना चाहिए, हमेशा CPI से हायर होना चाहिए। अब RBI को जो उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए वो क्या क्या दिए, इन्होंने बोला कि RBI को क्या करना चाहिए, टारगेट बेस्ड करना चाहिए, ठीक है, एक टारगेट बनाना चाहिए और एक डेडलाइन बनानी चाहिए। इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या बनाया है, +-4, मिनिमम हमारी 2 और मैक्सिमम हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे 6 रहेगी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, RBI की हेल्प करनी चाहिए अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही हो या फिर डिफ्लेशन हो रहा हो। RBI क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब रिकमेंडेशन हमारी किसने दी, उर्जित पटेल कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी के लिए दिए। सपोज दैट हम बात करते हैं यहाँ पे मनरेगा की। अगर हमने मनरेगा में क्या कर दिया कि वेजेस उनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं बना, तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इनकी मतलब इसके लिए कौन जवाबदेह होगा, इसके लिए गवर्नमेंट जवाबदेह होगी कि आप वेज इंक्रीज कर रहे हो सबकी, लेकिन आप कोई भी प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, हमें इसको कम करना है। सब्सिडी लीकेज, जैसे कि कोई घोटाला हो गया, कोई करप्शन हो गया, इसको भी क्या करना है, हटाना है। एडमिनिस्ट्रेटर जो प्राइस होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जो होती है वो यूरिया, केरोसिन, इन सब पर जो सब्सिडी देती है या फिर उनको परचेज करके कम दामों में देती है, तो उसको भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और फिजल कंसोलिडेशन भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। देखा यहाँ पे जो RBI है, RBI क्या करती है कि RBI एक्ट के थ्रू क्या होता है, RBI के गवर्नर चयन किए जाते हैं, ठीक है, इससे गवर्नर बनाए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गवर्नर क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो मतलब गवर्नर क्या होता है कि सरकार को उसको जवाब देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज हुई और आप किस रीजन्स के कारण है, किस लिमिटेशंस के कारण आपने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट RBI को इशू डायरेक्शन और दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि आप ऐसा ऐसा काम कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या RBI गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्स मतलब अकाउंटेबल फॉर है या फिर उसको जिम्मेदारी देती है, तो यस, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये CGI के जैसे एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, AGI के जैसे, इसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जवाबदेही देनी होती है। और पार्लियामेंट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो इनसे टाइम टू टाइम क्या मान सकती हैं, समन कर सकते हैं उनके गवर्नर को, और इनसे जवाब मांग सकती हैं कि आपने कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया या आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में किसके साइन होते हैं, उनके गवर्नर के साइन होते हैं, जो RBI के गवर्नर होते हैं। ओवरऑल नो फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी, मतलब डायरेक्ट कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बट हाँ उनको जवाब देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कब बनाया गया, 2013 में बनाया गया। और ये क्या, इनको जो भी हमारे ये बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, लेकिन उर्जित पटेल ने क्या किया, इस पर रिकमेंडेशन दिए कि कोई जो सिंगल पर्सन होगा वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि रेपो रेट को कब इंक्रीज किया जाए, कब डिक्रीज किया जाए और किस तरीके से किया जाए। तो इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई जो कि डिसाइड करेगी। तो हमें
इसके बारे में पढ़ रखा है कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो इसकी लिमिट होगी आपकी 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मॉन्टी पॉलिसी के देखिए कौन कौन मेंबर होते हैं इसमें। ये एग्जाम में देखिए जो वनडे एग्जाम होती है उसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो मॉन्टी पॉलिसी कमेटी होती है कितने मेंबर की बॉडी होती है, तो 6 मेंबर की बॉडी होती है। 3 मेंबर्स कहाँ से, गवर्नमेंट साइड से आते हैं, और 3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं हमारे, वो 3 मेंबर्स RBI की साइड से आते हैं, और 3 मेंबर्स हमारे जो बाकी के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आते हैं। अब मॉन्टी पॉलिसी के हमारे देखिए 6 मेंबर कमेटी होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है। जो चेयरपर्सन होते हैं मॉन्टी पॉलिसी कमेटी के वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है। और इनका मॉन्टी पॉलिसी और 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड कोई भी किए जाते हैं वो RBI बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रपोज 3 मेंबर्स चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, और मेंबर ऑफ द जो MPC होती है 4 ईयर्स के लिए बनाई जाती है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जो मॉन्टी पॉलिसी कमेटी होती है, सबसे पहली बात तो इसमें 6 मेंबर की बॉडी होती है। जो RBI के गवर्नर होते हैं वो इनके चेयरपर्सन होते हैं, और ये क्या होती है 4 ईयर के लिए बनाई जाती है, ओके। और इनको क्या कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, मतलब एक पर्सन एक ही बार MPC मतलब मॉन्टी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बन सकता है। तो यही बात इसमें कही गई है। अब हम बात करते हैं उर्जित पटेल जो है उनके मॉन्टी पॉलिसी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है कि जो हमारा टारगेट है कितना होना चाहिए, 4%। 2% का हमने इसमें बैंड लगा रखा है, मतलब 2 से 6% होना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर में हमारी क्या होती जाए, मतलब हमारे क्या होते जाते 4 क्वार्टर होते हैं, कितने 3 मंथ्स के पूरे ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स के। तो अगर लगातार 3 क्वार्टर तक फेल है मतलब जो रिकमेंडेशन है इनकी, अब वो मॉन्टी पॉलिसी की, तो अगर टारगेट इनके जो 4% है वो फेल है लगातार, मतलब या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है 4, जैसे यहाँ पे हमने 4 फिक्स कर रखा है, या तो ये 2 से कम हो गया, माइनस में चला गया, ये 6 से ज़्यादा हो गया। अगर लगातार 3 मतलब क्वार्टर में फेल रहा तो क्या करना पड़ता है, जो मॉन्टी पॉलिसी कमेटी होती है उसको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो उसमें जो भी मेंबर हैं 6 मेंबर्स वो उस पर साइन करते हैं, ये कारण बताते हैं कि लगातार 3 क्वार्टर तक कैसे हमने जो ये टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाया, अब हम इसमें क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और कितने टाइम के अंदर एक्शन लेंगे। तो इसके लिए आपको ये जवाबदेह होती है, मॉन्टी पॉलिसी कमेटी बताती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने बात की कि कैसे कैसे जो मॉन्टी पॉलिसी होती है उसके लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या करके हम लिमिट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, और उर्जित पटेल कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी हैं। तो नेक्स्ट सेक्टर में हम पढ़ेंगे इसके आगे। इतना आप रिवाइज कर लीजिए, मैंने इसके पहले 3 लेक्चर और अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।